अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिर इमरान। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैश टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 दैट इंक्लूड्स 50 MCQs फ्रॉम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले MCQ की तरफ आते हैं। बेटा फर्स्ट MCQ है, हाउ मैनी ग्राम आयंस प्रेजेंट इन 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको अमाउंट गिवन है और ग्राम आयंस आर टू फाइंड। ग्राम आयंस का मतलब है बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं आपने। तो हमें 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ मोल्स चेक करने हैं। तो 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में पहले मोल्स चेक कर लें। 98 नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैस अपॉन मोलर मैस। तो गिवन अमाउंट 98 है और मोलर मैस भी लकीली 98 ही है। सो 1 मोल आपके पास आ जाएगा 98 ग्राम्स। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप 1 मोल लें तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल आयंस मौजूद हैं। तो 2 मोल इसमें हाइड्रोजन आयन एंड 1 मोल इसमें सल्फेट आयन, यानी टोटल 3 मोल आयंस मौजूद होंगे। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। So next question है बेटा, 8 grams of carbon dioxide have how many moles of carbon atoms। बेटा अगर मैं सिर्फ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसमें मोल ऑफ कार्बन एटम 1 मोल कार्बन एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इसमें एंड 2 मोल इसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब बेटा ये हम बात कर रहे हैं 1 मोल की। हमें गिवन है 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे फाइंड करना होगा पहले 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल कितने मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन अमाउंट इज 8 ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44। इसको बेटा सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.18। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 4 2 पे डिवाइड जाएगा और ये 11 2 अपॉन 11 तो ये 0.18 आ जाएगा। अब बेटा मुझे चाहिए, मुझे जो गिवन है दैट इज 0.18 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन एटम्स की तादाद चाहिए। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 मोल कार्बन एटम। सो 0.18 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होंगे, ऑब्वियसली 0.18 ग्राम 0.18 moles of carbon atoms. So the next question is a mixture of 5 cubic centimeter methane। तो 5 cubic centimeter आपके पास मीथेन है, 10 cubic centimeter of ethane है, will produce how much carbon dioxide on complete combustion। मीथेन के लिए बेटा आपको अलग कंबस्टन करवाना होगी, मीथेन की कंबस्टन करवाएं। दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो ये यहां पर 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन यहां पर भी 2 लगा दें। बेटा इसका 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसके 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी। एक क्वेश्चन ये है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अगर आपके पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इथेन हो और इसकी आप कंबस्टन करवाएं इसको बैलेंस कर लें बेटा 3 आ जाएगा और ऑक्सीजन 7/2। बेटा अगर हम कंबस्टन करवाएं यहां पे 10 क्यूबिक सेंटीमीटर की, इसमें कितने क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। बेटा अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वॉल्यूम गिवन हो और वॉल्यूम ही फाइंड करना हो तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं। जो मोल का कॉन्सेप्ट होता है, मोल को डायरेक्ट मोल से कंपेयर करके जो निकालते हैं वही वॉल्यूम के लिए भी यूज करें। बेटा अगर मैं कहता हूं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन हो तो आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन हो तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसी तरह से
अगर आपके पास बेटा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इथेन है तो आपको 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 into 2 यानी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सो 20 + 5 25 क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। बेटा 1 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है और 16 ग्राम आपके पास मीथेन है, इनके वॉल्यूम का रेशियो लेना है। बेटा जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के साथ, यही रेशियो हमें मिलेगा वॉल्यूम का भी। सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे 1/2 16 upon molar mass of methane also 16. This is the given amount of hydrogen, molar mass of hydrogen, given amount of methane, molar mass of methane. बेटा ये तो कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये 1/2 ही आ गया, तो मोल का रेशियो आ गया 1:2। चूंकि जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, इसलिए वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 1:2। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, which one of the following compound does not have same molecular and empirical formula? किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम नहीं है? तो अल्फा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। देखें बेटा C2H4 एंड O2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्म बनती है एसीटिक एसिड की। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो यहां पर CH2O बनता है। This is the empirical formula of acetic acid and this is molecular formula of acetic acid। बाकी का भी इस तरह से आप फाइंड करें, बाकी सबका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्योंकि सबके अंदर ऑक्सीजन जो है इसमें 1 है और इसमें ऑड नंबर में है, इसमें भी 1 ही है, तो इसलिए इनको सिंप्लीफाई मजीद नहीं कर सकते। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। गिवन है आपको एक रिएक्शन और इसमें 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम आपको दे रखा हुआ है। कह रहा है कि कितनी ऑक्सीजन यूज होगी फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम इफ द इक्वेशन इज दिस। बेटा सिंपल रेशियो मेथड आपने अप्लाई करना है, एल्यूमिनियम रेशियो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपने क्योंकि फाइंड करनी है तो इसका रेशियो आप लेंगे ऑक्सीजन के साथ। बेटा अगर मैं इसकी अमाउंट देखूं तो एल्यूमिनियम के 27 ग्राम्स गिवन है और आपने ऑक्सीजन का भी ग्राम्स में ही यानी मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हमें मास फाइंड करना है। बेटा ये आपको गिवन और आस्क्ड अमाउंट है, दिस इज आस्क्ड अमाउंट, दिस इज गिवन अमाउंट। इसका जो स्केल या बैलेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? बेटा इक्वेशन को यूज करके हम बैलेंस बनाते हैं। अगर आपको ग्राम्स गिवन है तो आपने जो बैलेंस या इसका स्केल बनाना है वो इक्वेशन से बनाना है। एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट कितना है 4, इसका कोफिशिएंट लेंगे इनटू, अगर मास गिवन हो तो मोलर मास लीजिए, वॉल्यूम गिवन हो तो मोलर वॉल्यूम लेंगे, पार्टिकल्स गिवन है यहाँ पर यानी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस वगैरह गिवन है तो फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट लेंगे। तो कोफिशिएंट इनटू व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज आल्सो 27। नाउ स्केल फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनेगा बेटा कोफिशिएंट 3 है और इसका मास अगेन मोलर मास ही लेंगे दैट इज 32। बेटा इसको कर देंगे हम क्रिस क्रॉस। सो मास आपके पास आ जाएगा 27 into 3 into 32 upon 4 into 27। बेटा 27 को 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 8s are 32 and 8 3s are 24 ग्राम्स आ जाएंगे। चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अर्लियर देन अदर
इन द केमिकल रिएक्शंस। बेटा जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बाद में कंज्यूम होगा, जो बाकी रह जाएगा, कंज्यूम नहीं होगा, जो बाकी रह जाएगा दैट इज एक्सेस रिएक्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबल्स प्रोसेस। बेटा इक्वेशन ले लें इसकी, N2 plus 3H2 gives 2NH3। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसके मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स which are required to produce 20 moles of ammonia, जो अमोनिया के 20 moles प्रोड्यूस करें। तो सिंपल रेशियो मेथड है बेटा, देखें हाइड्रोजन हमें फाइंड करना है और अमोनिया के मोल्स हमें गिवन है, सो अमोनिया रेशियो हाइड्रोजन। बेटा जो अमोनिया के मोल्स गिवन है दैट इज 20 मोल, और हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करने। अगेन ये बेटा आपके पास आस्क्ड है, दिस इज आस्क्ड क्वांटिटी, ये आपके पास गिवन है। स्केल कैसे बनाते हैं आप इसका बेटा, पहले आपको सिखा चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। अगर मोल्स गिवन है तो सिर्फ मोल्स लेंगे, कॉफिशिएंट लेंगे। तो अमोनिया का कॉफिशिएंट कितना है बेटा 2 है, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट कितना है 3 है। इसको अगेन कर देंगे क्रश, n इक्वल्स टू 20 into 3 upon 2, बेटा ये आ जाएगा आंसर आपके पास 30। सो चार्ली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा ऑक्साइड। बेटा अगर हम 56 किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर लें ग्राम्स में, तो ये 56 into 1000 ग्राम्स बन जाएगा, यानी 56,000 ग्राम्स। ओके, हमें फाइंड करनी है कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी अमाउंट डिकम्पोज होने पर 56,000 ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड प्रोवाइड करती है। तो अगेन लेट्स राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। इसको हमने डिकम्पोज किया, हीट किया हमने इसको, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा अगर इसके 56,000 ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हूं तो इसका कितना मैस डिकम्पोज होगा। तो अगेन कंपैरिजन कर लें, वैसे इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं रेशियो मेथड को यूज कर रहा हूं। बेटा इसका मैस हमें फाइंड आउट करना है, इसके कितने ग्राम्स हैं 56,000 ग्राम्स हैं। ये आपके पास अगेन आस्क्ड है, आस्क्ड क्वांटिटी, ये आपके पास गिवन है। तो स्केल कैसे बनाते हैं बेटा, अगर आस्क्ड क्वांटिटी मैस में है तो कोफिशिएंट इसका 1 ही होगा, तो इनटू मोलर मैस 100 ग्राम्स, इसका बेटा कोफिशिएंट अगेन 1 और इसका मोलर मैस 56 ग्राम्स। तो इसको हम कर लेंगे क्रिस एंड क्रॉस, तो मैस इक्वल्स टू 56,000 ग्राम्स इनटू 100 ग्राम्स अपॉन 56। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज 100 किलोग्राम। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 3.4 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। बेटा नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू एटॉमिसिटी। बेटा नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैस गिवन है तो मोलर मैस पर डिवाइड करते हैं। 3.4 ग्राम्स हमें गिवन है। मोलर मैस ऑफ अमोनिया NH3 का मोलर मैस कितना होता है बेटा, दैट इज 17 ग्राम्स इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और एटॉमिसिटी कितनी है भाई, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 4 इज द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया। इसको बेटा सॉल्व कर लें, ये पॉइंट खत्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 को यहां पर एडजस्ट करें तो 22 बनेगा। 17 1s are 17 and 17 2s are 34। बेटा ये पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है एवोगाड्रो कांस्टेंट में, इसको इग्नोर कर दे। 4 into 2 8, 8 into 6 48, और पॉइंट को एडजस्ट करेंगे तो अगेन बन जाएगा 23। सो 4.8 into 10 is power 23, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो। तो हमें ढूंढना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है हमें बेटा। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आप डायरेक्ट नंबर, उसका एटॉमिक नंबर ऐड कर दो एटम्स का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। इस तरह से नाइट्रोजन, यहां पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी 14, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 20 और आर्गन का 18 है। तो यही पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सो बीटा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, compound has empirical formula CH2Cl and molecular formula mass is 99 grams per mole. Identify the compound। बेटा यहां पर फार्मूला मैस 99 grams per mole है। 99 ग्राम इज द फार्मूला मैस ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो हम इन कंपाउंड्स में से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो इनका मॉलिक्यूलर मैस आप निकाल लें। अगर वो 98 ग्राम्स है जिस कंपाउंड के लिए, तो वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और ये चार्ली ऑप्शन के लिए आई थिंक करेक्ट है। ये 24 फॉर कार्बन, एटॉमिक मैस कार्बन का 12, 2 एटम्स हैं, +4 प्लस क्लोरीन 35.5 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 71। बेटा ये आ गया आपके पास ये 28 + 71, तो यही बनेगा 99। सो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। बेटा वेरी सिंपल है ये। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लेता हूं 44 ग्राम्स, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और इसका वॉल्यूम एसटीपी पर होगा 22.4 लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर एट एसटीपी। बेटा मुझे 4.4 ग्राम्स गिवन है, यानी 4.4 तो 10 पर दोनों तरफ डिवाइड हो गया, 2.24। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा ये मैंने इसको डायरेक्ट इसके स्केल से ही फाइंड आउट कर लिया है। आप इसको अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, इसका मैस आपके पास है, इसका मोलर मैस है, और आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। चेक करें कैसे करता हूं मैं। बेटा मैस एंड वॉल्यूम, अगर मैं इसका मोलर मैस लूं तो मोलर मैस 44 का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। मुझे कितने ग्राम गिवन है 4.4, तो इसका वॉल्यूम x कर दें, कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा। बेटा नेक्स्ट चलें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन का हाफ मोल लेना है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन। बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी, दैट इज हाफ मोल इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट एज इट इज आंसर्स में यूज किया गया है, तो इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम आयन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और चार्ज इस पर +1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 5 × Na। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। बेटा 1 मोल क्लोरीन गैस का मैस इसके मोलर मैस इक्वल होगा, दैट इज 71 ग्राम्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट। बेटा मैग्नीशियम फास्फेट का फार्मूला लिखें, मैग्नीशियम फास्फेट Mg3PO4 ट्वाइस।
बेटा अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो 1 मोल के अंदर कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ऑक्सीजन एटम्स की तादाद, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 2s are 8 moles of oxygen atoms are present in 1 mole of magnesium phosphate। हमें 2 मोल मैग्नीशियम फास्फेट में फाइंड करने हैं तो 16 आ जाएगा। फॉर 2 मोल इट वुड बी 16। Next question is, when 1 mole of each of the following is completely burnt in oxygen, which will give the largest mass of oxygen। बेटा इनमें से हर एक का आपने 1 मोल लेना है और उसको कंप्लीट कंबस्शन करवा देनी है उसकी। तो बताना है कि किस में कार्बन डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट मैस प्रोड्यूस होगा। बेटा इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे वही ज्यादा मैस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करेगा। अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल कार्बन एटम है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करेगा। इथेन C2H6 ये 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। डायमंड सिर्फ कार्बन सी लेते हैं, अगेन यहां पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मीथेन अगेन यहां पर आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो मैक्सिमम मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इथेन, सो मैक्सिमम मैस इथेन ही प्रोड्यूस करेगा। A researcher has prepared a sample of 1 bromopropane from 10 grams of 1 propanol। बेटा प्रोपानोल के आपने 10 ग्राम्स लिए हैं। दिस इज प्रोपानोल और यहां से आपने प्रोड्यूस किया है ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस ये वाटर आ गया। बेटा अगर इसके 10 ग्राम्स हूं तो इसके प्रोड्यूस होते हैं 12 ग्राम्स। हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है दैट इज एक्चुअल यील्ड। ये जो हमें गिवन है दिस इज एक्चुअल यील्ड। बेटा ये एक्चुअल यील्ड है, तो मुझे थ्योरेटिकल यील्ड इसकी फाइंड आउट कर लेनी है पहले। थ्योरेटिकल यील्ड जो बैलेंस्ड इक्वेशन से आप फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड। तो मुझे 10 ग्राम्स ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल से फाइंड आउट करना है मैस ऑफ प्रोपाइल ब्रोमाइड। सिंपल रेशियो मेथड लगाएं बेटा इस पर भी। ये आपके पास आ गया जी प्रोपाइल अल्कोहल रेशियो प्रोपाइल ब्रोमाइड। बेटा अगर इसके 10 ग्राम्स हों तो इसके कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे इसका मैथ हमें फाइंड आउट करना है। जो पैटर्न पहले डिस्कस किया उसी पर इसको लेकर चलें जरा। इसका कोफिशिएंट 1 आएगा इनटू मोलर मास ऑफ प्रोपानोल। बेटा इसका प्रोपानोल का या प्रोपाइल ब्रोमाइड का जो मोलर मास है दैट इज 60। इतना से प्रोपाइल ब्रोमाइड का जो मोलर मास है दैट इज 122। इसको बेटा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास मैथ इज इक्वल टू 10 122 अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लें 62 0.3 ये 20.3 ग्राम्स आ जाएगा आपके पास प्रोपाइल ब्रोमाइड थ्योरेटिकल यील्ड। अब हमें फाइंड करनी है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे आएगी बेटा? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कितनी थी हमारे पास 12 ग्राम्स। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ गई है 20.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद वाला पोर्शन इसको आप इग्नोर करें। 5 are 100 ये बनेगा आपके पास 12 into 5 60। तो आपके पास जो आंसर है वो लेस देन 60 यानी क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ 60 जो है उसको आप टिक कर देंगे दैट इज 58। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा ये आपके पास न्यूक्लियस है, दिस इज K शेल,
एंड दिस इज एल शेल। हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी एल शेल, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है, इस शेल से रिमूव करना है। तो कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला हमारे पास आता है? दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस शेल से उसको रिमूव कर रहे हैं। यहां पर एल शेल से रिमूव कर रहे हैं तो मैंने ई एल लिख दिया। बेटा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इक्वेशन है दैट इज ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। मुझे सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे एनर्जी इसकी कितनी होगी? 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 9, बेटा ये आ जाएगी माइनस 3.4। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, इंफिनिटी पर 0 ली जाती है और ये माइनस 3.4 इक्वल्स टू प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के इसमें रॉन्ग कॉम्बिनेशन देखना है। बेटा सिर्फ दो चीजें इसमें आप सामने रखेंगे, n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से ज्यादा होगी और l की वैल्यू जो है वो m की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, यानी m वैल्यू मे बी लेस देन l वैल्यू एंड इट मे बी आल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। यानी अगर मैं बेटा n की वैल्यू 1 लेता हूं तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 रहेगी। अगर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 एंड 1। इसी तरह से अगर मैं L की वैल्यू 0 लूंगा तो M की वैल्यू 0 ही रहेगी। अगर L की वैल्यू 1 कंसीडर करें तो M की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस 1। यानी L की वैल्यू 1 के लिए M 0 भी है, प्लस 1 और माइनस 1 भी है, तो इससे कम भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। तो हमें ये 3 पॉइंट सामने रखने हैं, तो हमें क्वांटम नंबर्स का सेट इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटा पहले ऑप्शन में देखें n ग्रेटर है, पहली जो आपको सबसे पहले वैल्यू दी गई है दैट इज वैल्यू ऑफ n, सेकंड वैल्यू l की है और थर्ड वैल्यू है m की। n की वैल्यू ग्रेटर देन l, पहले तो ये पॉइंट देखिए 1 एंड 0 ये बात पॉसिबल है, 3 एंड 2 भी पॉसिबल है, 2 एंड 1 भी पॉसिबल है, अगेन 2 एंड 1 भी पॉसिबल है। तो पहले पॉइंट से तो काम नहीं चला। सेकंड पॉइंट को देखिए m मस्ट बी लेस देन वैल्यू ऑफ l या इक्वल टू l। तो यहां पर चेक करें बेटा, डेल्टा ऑप्शन के अंदर m की वैल्यू l से ज्यादा है, यानी ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर है। नेक्स्ट चलिए जरा, all of the following statements are correct for atomic structure and quantum numbers except one। बेटा इसमें डेल्टा जो है वो पॉसिबल नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा है for n is equal to 4 the largest possible value of spin quantum number is 2। spin quantum number जो है उसकी वैल्यू आप प्लस हाफ एंड माइनस हाफ लेते हैं, लिहाजा डेल्टा पॉसिबल नहीं है। How many orbitals exist in principal quantum number 2? अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? बेटे इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, इसके लिए फार्मूला यूज कर सकते हैं n स्क्वायर। अब n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, चार्ली इज करेक्ट। Sum of values of all quantum numbers of electrons of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सारे क्वांटम नंबर्स का सम कितना होगा? बेटा हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, n की वैल्यू इसके लिए 1 है, l की वैल्यू फॉर s सब शेल l इज इक्वल टू 0 और अगर l 0 हो तो m की वैल्यू भी 0 ली जाती है और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर प्लस हाफ। तो इसको ऐड कर दो, 1 प्लस 1/2 ये बन जाएगा 3/2।
नेक्स्ट देखिए जरा, Which of the following violates Hund's rule? बेटा Hund's rule क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास और उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आपने प्लेस करना है तो उनको सेपरेट ऑर्बिटल्स में रखें विद सेम स्पिन। तो चेक कीजिए यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ रखे गए हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर तो हुड्स रूल अप्लाई ना भी करें कोई मसला नहीं है, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल और एक ही इलेक्ट्रॉन है। डेल्टा यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था 2px1 2py1 एंड 2pz0। सो डेल्टा यहाँ पर वायलेट कर रहा है। Next question is, which of the following is not correct according to Planck's quantum theory? Energy less than quantum can also be emitted or absorbed। ये possible नहीं है, क्वांटम के इक्वल ही एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। The designation of subshell with n is equal to 4 and L is equal to 3। बेटा n is equal to 4 आ जाएगा और L की वैल्यू 3 अगर हो, L की वैल्यू बेटा 0 1 2 and 3। 0 के लिए S लेते हैं, 1 के लिए P, 2 के लिए D लेते हैं और 3 के लिए F लेते हैं। तो ये आएगा बेटा 4F। सो डेल्टा इज करेक्ट। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर, L से रिप्रेजेंट होती है। Which of the following set of quantum number is not possible? अगेन आपको क्या देखना है, वही जो 2 बातें आपको मैंने बताई हैं, n की वैल्यू हमेशा L से ज्यादा रहनी चाहिए और n की वैल्यू L से कम भी हो सकती है और इससे इक्वल भी हो सकती है। तो हम पहले इस पॉइंट को देखते हैं। 3 and 2 पॉसिबल है, 3 and 3 ये पॉसिबल नहीं है। L कैन नेवर बी इक्वल टू n, तो ये वाला सेट पॉसिबल नहीं है। If electron has spin quantum number of +12 and magnetic quantum number +3, it can be present in। बेटा अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +3 है तो m की वैल्यू +3 कब होती है? जब L इज इक्वल टू 3 हो तो m की वैल्यू होती है 0 +-1 +-2 एंड +-3। तो अगर L की वैल्यू 3 हो तो इसके लिए क्या लेते हैं बेटा? अगेन वही वाली बात, 0 1 2 एंड 3। दिस इज फॉर S, दिस इज फॉर P D एंड F। तो F ऑर्बिटल आपके पास आ जाएगा। डेल्टा इज करेक्ट। How many electrons are present in p orbitals in zinc atom? The zinc atom, zinc atomic number 30, कॉन्फ़िगरेट करें इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। बेटा सिर्फ हमें p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, तो टोटल हमारे पास p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 12। बीटा इज करेक्ट। The number of moles of carbon dioxide which contain 8 grams of oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स में 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी? तो हम देख लेते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड रेशो ऑक्सीजन। बेटा मुझे अगर इसका एक मोल की बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 एटम्स ऑक्सीजन के आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो 32 मोल की बात करूं तो 32 ग्राम्स। अब अगर हमारे पास 8 ग्राम्स ऑक्सीजन हो तो कितने मोल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? इसको कर देंगे क्रिश क्रॉस, n इक्वल्स टू 8/32। ये 1/4 एंड 0.25। रिएक्शन बेटा आपको गिवन है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली, देन। तो यहां पर 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, 5 मोल्स ऑक्सीजन,
4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और 6 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा दोनों का 1 मोल दिया हुआ है। जब रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन हो तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने की एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं। आप गिवन वैल्यू अपॉन बैलेंस वैल्यू। बेटा बैलेंस वैल्यू क्या होती है? अगर मोल्स गिवन है तो आपने जस्ट कोफिशिएंट लेना है बैलेंस के तौर पर, और अगर आपको मास गिवन है तो आपने कोफिशिएंट इनटू मोलर मास लेना है। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो कोफिशिएंट इनटू मोलर वॉल्यूम लेना है। आप यहां पर सिर्फ कोफिशिएंट भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मोलर वॉल्यूम सेम रहेगा। इससे अगर आप पार्टिकल्स गिवन है तो आप अगेन सिर्फ कोफिशिएंट भी ले सकते हैं या फिर साथ में एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैं यहां पर फाइंड करता हूं बेटा 4 मोल्स अमोनिया के आपको गिवन है, 1 मोल अमोनिया का आपको गिवन था और 1 मोल ही आपका ऑक्सीजन आपके पास। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। बेटा मोल्स गिवन है तो इसका मोल कितना है 4, कोफिशिएंट ऑक्सीजन के कोफिशिएंट कितने हैं 5। सो 1/4 एंड 1/5 जो स्मॉलर अमाउंट यहां से मिलेगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सो 1/5 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो हमें ऑक्सीजन से चेक करना है, ऑक्सीजन से बाकी सारी चीजें देखनी है, अमोनिया को नहीं देखेंगे। So 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस। बेटा अगर 5 मोल ऑक्सीजन हो तो 6 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। तो 1 मोल वाटर कभी भी प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते फ्रॉम 1 मोल ऑक्सीजन। ऑल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। क्या सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है? यस, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सो इट्स कंप्लीट वैल्यू विल बी कंज्यूम्ड। 1 mole of nitric oxide will be formed, not possible. All ammonia is consumed, नहीं, वो limiting reactant नहीं है तो उसकी कुछ अमाउंट बाकी रहेगी। So beta is correct. Number of moles of nitrogen dioxide which contain 16 grams of oxygen. बेटा अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जैसा हमने एक क्वेश्चन किया वैसा ही है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बेटा कह रहा है कि अगर हम 1 मोल की बात करूं मैं, इसका 1 मोल, तो उसमें ऑक्सीजन का मास कितना है? दैट इज अगेन 32 और हमें इसके मोल्स फाइंड करने हैं। अगर ऑक्सीजन कितनी हो 16 ग्राम्स, क्रिस क्रॉस कर लें इसको, n इज इक्वल टू 16 अपॉन 32, सो 1/2 यानी 0.5। बीटा इज करेक्ट। Signature of a person with lead pencil increased the weight of a paper by 1.2 grams। यानी पेपर का वेट 1.2 ग्राम्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन की जो अमाउंट है, दिस इज बेसिकली mass of carbon that is 1.2 grams। How many atoms of carbon are present? mass of carbon आपको गिवन है, एटम्स निकालने हैं। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हैं। एक नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू एटॉमिसिटी। अब बेटा यहां पर एटॉमिसिटी हम 1 ही लेंगे, कार्बन की बात हो रही है, वो 1 ही लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स 1.2 upon molar mass of carbon that is 12 into Avogadro constant 6.02 into 10^23 और सिर्फ कार्बन की बात हो रही है, 1 ही लेंगे यहाँ पर। तो बेटा ये पॉइंट खत्म करेंगे, 10 आ जाएगा, इस 10 को यहाँ पे एडजस्ट करें 22, ये 12 इसके साथ खत्म हो जाएगा। सो 6.02 into 10^22 अल्फा इज करेक्ट। 27 grams of aluminium reacts with how much oxygen to produce aluminium oxide? बेटा एल्यूमिनियम की हम कंबस्टन करवा लेते हैं, एल्यूमिनियम की कंबस्टन करवाएंगे, एल्यूमिना बनेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 3/2, ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम्स अगर आपके पास एल्यूमिनियम मौजूद हो
तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें, कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगेन रेशियो मेथड है सिंपल, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम आपके पास अगर 27 ग्राम्स हो तो कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। आंसर्स में मोल है तो यहां पर मोल ही लेंगे। ओके बेटा, अब आपको ये गिवन है एंड दिस इज आस्क्ड। स्केल कैसे बनाते हैं बेटा इसका, अगर गिवन आपके पास ग्राम्स में है तो स्केल आपने ग्राम्स से ही लेना है। इसका कोफिशिएंट लेंगे आप 2 एल्यूमिनियम का इनटू मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज आल्सो 27 मोल। ऑक्सीजन के मोल्स बेटा आपके पास मोल हो तो कोफिशिएंट सिर्फ लेते हैं तो 3/2 आ जाएगा। इसको कर दें आप क्रिस क्रॉस, सो मोल फाइंड आउट कर लें बेटा। ये बन जाएगा आपके पास 3/2 इंटू 27 अपॉन 2 इंटू 27 बेटा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3/4। इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगी तो 4 7s आर 28, तो 0.7 वाला ऑप्शन हमारे पास बीटा पड़ा है। Question number 86, mass of sodium hydroxide containing 6.02 into 10⁻23 सोडियम एटम। बेटा अगर हम मोल्स की बात कर लें, इसमें सोडियम एटम्स की तादाद जो है वो 6.02 into 10⁻23 एटम यानी 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। इसका हमें मास फाइंड आउट करना है। अगर मैं सिंपल इसका 40 ग्राम्स ले लूं दैट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH। और 1 मोल ऑफ NaOH में सोडियम कितना है, दैट इज 1 मोल यानी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। ऑक्सीजन भी सेम होगा और हाइड्रोजन का भी सेम होगा। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 ग्राम्स यानी 1 मोल लूं तो उसमें सोडियम एटम्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल सोडियम एटम्स होंगे। सो आंसर इज 40। 10 moles of hydrogen are allowed to react with 6 moles of oxygen. Moles of water produce इस क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करने हैं। तो अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप। इक्वेशन लिख लें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 moles of water। बेटा यहां पर 10 मोल्स आपको वाटर हाइड्रोजन है और 6 मोल्स आपके पास ऑक्सीजन है, और इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास जो गिवन वैल्यू है ये मोल्स हैं तो कोफिशिएंट पर डिवाइड करेंगे सिंपली, जो स्मॉलर होगा दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये मोल कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, 2 पर डिवाइड हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 है, 1 पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपके पास 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। जो स्मॉलर है दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, सो 5 इज स्मॉलर देन 6, तो इसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप कहां से फाइंड आउट करते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट से, क्योंकि जैसे ही रिएक्शन ने खत्म होना है तो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम होते ही रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो हमें एक्सेस रिएक्टेंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बल्कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से फाइंड करनी होती है। अब आप सिंपल बेटा मोल्स की कैलकुलेशन है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर मेरे पास 10 मोल हाइड्रोजन हो तो वाटर कितना बनेगा, ऑब्वियसली 10 मोल्स ही बनेगा, तो अल्फा इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं आपको, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका मास गिवन है मीथेन का तो मोलर मास पर डिवाइड हो जाएगा अपॉन 16
into Avogadro constant into electrons in methane. मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि सिंपल एटॉमिक नंबर्स को ऐड कर दें. सो 6 + 4 × 1 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें. बेटा ये पॉइंट खत्म कर दें तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 इससे बैलेंस हो जाएगा, 16 से कट जाएंगे तो एवोगाड्रो कांस्टेंट यानी 6.02 × 10⁻23. लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन. बेटा मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक करने हैं तो आप मोल्स चेक कर लीजिए. जिसके मोल्स ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. 32 ग्राम्स, 32 इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, सो 1 मोल आएगा इसका. हाइड्रोजन के यहां पर 8 ग्राम्स गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 4 मोल्स आएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड अगेन मोलर मास है तो 1 मोल रहेगा. 28/56 ये आपके पास हाफ मोल आ जाएगा. तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे. बीटा ऑप्शन इज करेक्ट. 24 grams of each of carbon and oxygen react to form carbon dioxide. यानी हमें कार्बन की कंबस्शन करवा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. कार्बन के भी 24 ग्राम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 24 ग्राम्स ही हैं. The amount of unreacted element left behind, यानी एक्सेस रिएक्टेंट कितना बाकी बच जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें पहले सिंपली फाइंड आउट करना होगा. दोनों के 24 ग्राम्स हैं, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करें सबसे पहले तो. सो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का क्या तरीका है? अब क्या करेंगे भाई, गिवन अमाउंट ओवर बैलेंस अमाउंट. बैलेंस अमाउंट क्या, अगर मास गिवन है तो कोफिशिएंट इनटू मोलर मास. इसका कोफिशिएंट 1 × मोलर मास कार्बन का 12. इसका कोफिशिएंट अगेन 1 × मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32. So the smaller value is obviously oxygen smaller amount में, तो इसको हम बोलेंगे that is this is limiting reactant. Smaller amount than stoichiometric amount, जिस reactant की होगी वही limiting reactant होगा. So हमें फाइंड करना है कितनी कार्बन जो कि एक्सेस रिएक्टेंट है ये बाकी कितना बचेगा. तो हमें ये चेक कर लेना है कि कंज्यूम कितना होगा. तो हम कंपेयर कर लेते हैं ऑक्सीजन रेशो कार्बन. अगर हम ऑक्सीजन के 24 ग्राम्स लेते हैं तो कार्बन के 24 ग्राम्स में से कितने ग्राम्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो इसका मास हमें फाइंड आउट करना है. ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास आस्क्ड अमाउंट में आएगा. स्केल बनाना है तो कैसे स्केल बनाते हैं? अगर गिवन आपके पास ग्राम्स में है तो स्केल में आपको कोफिशिएंट इनटू मोलर मास लेना है. कोफिशिएंट 1 तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32. कोफिशिएंट कार्बन का 1 और मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज 12. इसको कर दें आप क्रिस क्रॉस. सो मास इज इक्वल टू 24 × 12/32. 9 ग्राम ऑफ कार्बन विल बी कंज्यूम्ड. टोटल कितने ग्राम्स हैं कार्बन के? 24. तो कंज्यूम्ड आपके पास 9 है तो लेफ्ट बिहाइंड कितने आ जाएंगे? टोटल माइनस कंज्यूम्ड, टोटल 24 माइनस कंज्यूम्ड 9, ये आ जाएंगे 15. चार्ली इज करेक्ट. 4 grams of hydrogen gas reacts with 8 grams of oxygen to form steam. How many moles of gases are there after the completion of reaction in the vessel? Again left behind amount के moles आपने निकालने हैं. left amount जो भी आपके पास left behind गैस है उसके कितने moles बाकी बचे होंगे. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन gives water. बैलेंस कर लें इसको. बेटा इसके 4 ग्राम्स हैं और इसके 8 ग्राम्स हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें फाइंड करना है पहले. सो गिवन अमाउंट अपॉन बैलेंस्ड वैल्यू.
इसकी बैलेंस वैल्यू बेटा ग्राम्स गिवन है, तो कोफिशिएंट इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2, कोफिशिएंट इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32, आ जाएगा आपके पास 1 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 1/4। सो दिस इज स्मॉलर, तो इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स बाकी बचेंगे, तो हम कंपेयर कर लेते हैं ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन के 8 ग्राम कंज्यूम होते हैं तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स कंज्यूम होंगे, तो इसका हमें मास फाइंड आउट करना है। स्केल बनाइए, ऑक्सीजन कोफिशिएंट इसका क्या है 1 इंटू मोलर मास दैट इज 32 इंटू हाइड्रोजन कोफिशिएंट क्या है इसका 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2। सो मास इज इक्वल टू 8 इंटू 4 आ जाएगा ये अपॉन 32, 8 4 32, ये आ गया जी 1। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का कंज्यूम होगा, तो बाकी कितना बच गया हाइड्रोजन का 3 ग्राम्स। सो लेफ्ट बिहाइंड टोटल माइनस कंज्यूम्ड, टोटल हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं 4 माइनस कंज्यूम्ड 1 इक्वल्स टू 3। अल्फा इज करेक्ट। The weight of 1 atom of hydrogen, बेटा 1 atom of hydrogen का जो mass है वो प्रोटॉन के mass की इक्वली है, and that is 1.66 into 10⁻⁻24 grams. How many seconds would it take to spend 1 Avogadro number of rupees at the rate of 6.02 into 10⁻9 lakh? बेटा 1 सेकंड के अंदर 6.02 इंटू 10⁻9 लाख, इसको लिखेंगे 5 रुपीज। 1 लाख इज इक्वल टू 10⁻5 रुपीज। तो ये आपके पास रुपीज हैं, इनको खर्च करने के लिए आपको चाहिए 1 सेकंड। इस रेट के साथ अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज हो तो कितने सेकंड लगेंगे, तो 1 रुपी के लिए कितना आएगा बेटा 1/6.02 इंटू 10⁻14, ये 9 और 5 को ऐड कर दें, आपके पास है जी 6.02 इंटू 10⁻23 रुपीज। तो 1/6.02 इंटू 10⁻14 और 6.02 इंटू 10⁻23, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 10⁻23 और 10⁻14, 10⁻23 माइनस 14, ये आ जाएगा बेटा 10⁻9। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है सेट ऑफ क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हमें इसमें सिर्फ n+l वैल्यू को चेक कर लेना है, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उस सेट ऑफ क्वांटम नंबर की एनर्जी वो हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया गया होगा। सो जस्ट कैलकुलेट द n+l वैल्यू। हियर n+l वैल्यू इज Here n+l वैल्यू इज 3 + 1 4 आएगी, यहाँ पर n+l वैल्यू 5 बनेगी, यहाँ पर n+l वैल्यू 4, अगेन यहाँ पर n+l वैल्यू 7 बनेगी। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। अगर दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के लिए n+l वैल्यू सेम आ जाए तो फिर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों, फिर उस सेट ऑफ क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके लिए n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं बेटा इन सारे ऑप्शंस को अरेंज करूं एक डिक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर पर, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, सो डेल्टा सबसे पहले आएगा, इसके बाद बीटा आएगा और फिर मैच टाई हो रहा है अल्फा और चार्ली में। तो हमें देखना है इसमें से n की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा है। सो चार्ली में n की वैल्यू 4 है और अल्फा में n की वैल्यू 3 है। सो चार्ली आएगा ज्यादा एनर्जी वाला और अल्फा। अगर आपसे पूछें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तो ऑप्शन होगा आपका अल्फा, और सबसे एंड में किस में जाएगा तो ऑप्शन होगा आपका डेल्टा। तो यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा इज करेक्ट। There are 200 million people alive in Pakistan.
अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 1000 रुपीज पर पाकिस्तानी, लेकिन वो 1000 रुपीज आपने पाकिस्तानियों को देने किस शक्ल में है, हर एक बंदे को 1000 रुपया तो मिलेगा लेकिन वो 5 रुपी कॉइंस की फॉर्म में मिलेगा। तो बताइए टोटल कितने मोल ऑफ कॉइंस चाहिए होंगे टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी। तो आइए चेक करते हैं। आपके पास टोटल जो पर हेड आपने रुपीस देने हैं, जो पर हेड आप मनी दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, सॉरी रुपीस दे रहे हैं, वो 1000 रुपीस हैं। और अगर आप इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइंस, अगर आप यहाँ से 1000 रुपए में कॉइंस कैलकुलेट करें तो बेटा 5 रुपी कॉइंस 1000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो तो पर हेड 200 कॉइंस आप दे रहे होंगे। तो टोटल कॉइंस कितने होंगे? एक पर्सन को 200 कॉइंस मिल रहे हैं तो 200 मिलियन लोगों को कितने कॉइंस मिले? बेटा ये जो कॉइंस आएंगे ये हमारे पास पार्टिकल्स कहलाएंगे मोल्स फाइंड करने के लिए, और इन कॉइंस को डिवाइड कर देंगे हम एवोगैड्रो नंबर पर। सो वी विल गेट द राइट ऑप्शन हियर। सो टोटल कॉइंस की अगर हम बात कर लें तो पर हेड कितने कॉइंस मिल रहे हैं बेटा? 200। और आपके पास कितने लोग हैं? 200 इंटू मिलियन, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख यानी 10⁻⁶। तो ये टोटल कॉइंस हैं। इनको डिवाइड करेंगे हम 6.02 इंटू 10⁻23 पर। बेटा अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये 2 3 6 आ गया, तो ये आपके पास आ गया जी 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज पावर। बेटा यहाँ पे ये 2 zeros ये हैं, 2 zeros ये हैं और ये 10⁻⁶ है। अगर ये मैं सारा मिलाऊं इसको तो 10⁻⁶ प्लस 4 10 और ये 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो ये 3 6 18 आएगा। पॉइंट लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे तो 3 6 18 देन आ जाएगा आपके पास पॉइंट की एक और 0 आएगी तो 3 6 18 इतना ही काफी है इंटू 10⁻10 -23। तो ये कितना बन जाएगा? -13। पॉइंट को बेटा एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक्सपोनेंट में से एक माइनस हो जाएगा, यानी -13 -1 14। सो द राइट ऑप्शन इज 6.67 इंटू 10⁻⁻14। Beta is correct. टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 26। एटम का एटॉमिक नंबर 26 है, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी तादाद होगी उसको हमें चेक करना है। तो बेटा अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आर्गॉन 18 को पता है आर्गॉन में कोई डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, और फर्दर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 एंड 3d6, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, सो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। So next question है number of electrons in M shell of element with atomic number 24। भाई कोई एलिमेंट है जिसका atomic number 24 है तो M shell के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? So write down the configuration with atomic number 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। बेटा ये सिंपल वे है, अगर आप इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इसको लिखता हूं तो असल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? अगर d में 4 हो तो s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाएगा और d में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन या d में 9 इलेक्ट्रॉन हो तो s में से जंप करके d में चला जाता है। रीजन क्या है भाई? फुल और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होती हैं देन पार्शली फिल्ड। मोर ओवर ये एक्सेप्शन हर जगह पर वैलिड नहीं है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर के लिए ये आपको खास तौर पर याद रख लीजिए।
सो डी में अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें इसके, सॉरी एम शेल में। तो एम शेल इसका कौन कौन सा एम शेल बनेगा बेटा चेक कीजिए। ये के शेल है, 1 लिखा हुआ है पहला शेल, ये दूसरा शेल है, ये 3 वाला एम शेल है और ये भी एम शेल 3 ही बनता है। तो टोटल कितने 13 इलेक्ट्रॉन। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। The value of 4 quantum numbers of the valence electron of an atom are क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया हुआ, आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। अगर बेटा n की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया, l की वैल्यू 0 हो तो ये s होता है और m के लिए भी l की वैल्यू 0 हो तो m की भी 0 रहती है और s जो है वो प्लस हाफ यानी एक इलेक्ट्रॉन है। तो 4s1 ये कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम है, यानी ग्रुप 1 से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। चार्ली इज करेक्ट। The element that has maximum unpaired electrons in m+2 form, बेटा वेनेडियम के लिए क्रोमियम, सॉरी मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन। मैं आपको एक इसकी फॉर्म याद रखने के एक नमूने भी बता देता हूँ। ये 3D के एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ यूं हैं, स्कैंडियम, आयरन, क्वार्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, ये आपके पास है जी सुन टाई वाले कर मेहनत, फिर तुझको मिलेगी क्या क्या मिलेगी, कार मिलेगी, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी और जिंदाबाद। सो सुन टाई वाले कर मेहनत, फिर तुझको मिलेगी कार, नौकरी, छोकरी, जिंदाबाद। तो हमें इनके एटॉमिक नंबर्स अब याद करने हैं बेटा। एटॉमिक नंबर्स क्या क्या हैं? 21 से स्टार्ट होगा, 21, 2 हो जाएगा, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 एंड 30। ये एटॉमिक नंबर्स हैं। अब वेनेडियम आपके पास है बेटा 23, मैंगनीज 25, 24 एंड 26। तो इनकी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है +2 में। अब ये मत कीजिएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर दो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करते रहें। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें। आर्गॉन तो सबके साथ आएगा, सो आर्गॉन एज इट इज 4s2 एंड 3d3। मैंगनीज आर्गॉन एज इट इज आएगा 4s2 3d5। क्रोमियम 4s1 3d5 और आयरन 4s2 3d6। बेटा ये इसकी आ गई हमारे पास जी कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इनका आयन बनाना है +2 आयन। तो याद रखें पहले इलेक्ट्रॉन s में से आप रिमूव करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन s के गए तो ये V+2 हो गया। मैंगनीज ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्रोमियम +2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। आयरन ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो देखें बेटा इसमें टोटल D में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही अनपेयर्ड होंगे। यहाँ पर D में 5 अनपेयर्ड होंगे, D में 4 हैं 4 अनपेयर्ड, D में 6 हैं तो अगेन 4 अनपेयर्ड। 10 - 6 करें 4 है। अगर मैं वैसे आपको ड्रा करके दिखा दूं तो 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन बेटा D में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनकी फिलिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने बचे आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स।
तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आपको कैलकुलेट करने हैं M+2 की फॉर्म में, वो मैंगनीज के हैं। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ये 4 फार्मूले दे रखे हैं, ये चारों आपको अच्छे से याद रखिएगा इनको। 2n वाला थोड़ा डिफरेंट फार्मूला आ गया, चलो इसको छोड़ दें। तो 2n स्क्वायर ये इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के लिए है। 2n स्क्वायर ये कैपेसिटी ऑफ शेल है। n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। इस तरह से 2l + 1, 2 × 2l + 1 ये इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, और 2l + 1 ये 4 आपको बेटा फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं ऑर्बिटल्स इन सब शेल। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। सो कैपेसिटी ऑफ शेल मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन शेल।